अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़ायज़ अहमद जिलानी। आज हम बात कर रहे हैं ओ लेवल अकाउंट्स पेपर 7707 में टॉपिक डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, कि कोई भी चीज़ डेप्रिशिएट क्यों होती है। फिर हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की क्या क्या तरीक़ाकार हैं, उनके मेथड्स कौन कौन से हैं और वो मेथड्स किन किन एसेट्स पे एप्लीकेबल हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं डेप्रिसिएशन की, जो किसी भी कंपनी में इम्प्लीमेंटेड हुई भी होती हैं या कोई भी हमारे पास पेपर्स में एग्जामिन हो सकती हैं। और फिर हम आखिर में पास पेपर्स भी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से डेप्रिसिएशन के टॉपिक में से सवाल एग्जामिन किए गए हैं पास पेपर्स में। पहली हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन जी, depreciation is that part of the cost of non-current asset that has been used by the business in a particular year। ये एक एस्टिमेट होता है और इस एस्टिमेटेड की बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी एसेट एक पर्टिकुलर ईयर में अपनी कितनी वैल्यू खो चुका है। डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम, या एस्टिमेट इस वजह से होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी भी एसेट में उसकी वैल्यू की जो डिक्रीज़ आया है किसी पर्टिकुलर ईयर में कितना आ सकता है या आया होगा। तो ये हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कैलकुलेशन की बेसिस पे। ये हो इसकी एक और डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं, एलोकेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। ज़्यादातर इसकी यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड किया जाता है कि ईयरली बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। आए हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन की मेनली कॉजेज़ जो हम यहाँ पे पेपर्स में एग्जामिन कर रहे होते हैं वो स्टार्ट के दो होते हैं। एक ये होगा और एक ये होगा, लेकिन हम चारों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले होता है फिज़िकल डिटोरेशन। फिज़िकल डिटोरेशन क्या चीज़ होती है? आपके एसिड में किसी भी किस्म का फिज़िकल स्ट्रक्चर में चेंज आना, उसका ख़राब होना, चेंज इन अ मैटर ऑफ उसमें कोई भी डिक्रीज़ आया, डिक्लाइन आया, डिके हुआ, तो उसको हम फिज़िकल डिटोरेशन कहते हैं। और ये एक वजह है आपके एसिड की डेप्रिसिएशन की। जैसे कि आपने गाड़ी ली, एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वैल्यू गिरती है। उसका दरवाज़ा दब गया, वैल्यू गिरी। उसका मिरर टूट गया, वैल्यू गिरी। उसका पेंट कहीं से उखड़ गया, वैल्यू गिरी। आपने मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन गिर गया, उसकी स्क्रीन डैमेज हुई, वैल्यू गिर गई। उसका कैमरे का लेंस डैमेज हो गया, वैल्यू गिर गई। फिर ये सारी वजूहत होती हैं जो फ़िज़िकल उसको नुकसान पहुंचने की वजह से उसको डेप्रिसिएशन का बायस बनती है। दूसरी चीज़ आती है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि वक्त के गुजरने के साथ साथ आपकी एसेट में, उसकी टेक्नोलॉजी में कमी आ गई। कमी किस वजह से आएगी? क्योंकि नया एसेट आ गया, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में होता है, एक मॉडल आता है, अभी आईफोन 12 आया, आईफोन 11 की वैल्यू गिर गई। किसी मोटर व्हीकल का नया मॉडल आएगा, पुराने वाले मॉडल की वैल्यू गिर जाएगी। किसी लैपटॉप का नया वर्जन आएगा, नया मॉडल आएगा, पुराने वाले मॉडल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू में कमी आना डेप्रिसिएशन का बायस बनती है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि नई चीज़, नया एसेट नई टेक्नोलॉजी के साथ आ गया है, तो आपका पुराना एसेट आउटडेटेड हो गया है। अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो उसमें कोई एक मॉडल मशीनरी है जो कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, वो टेक्नोलॉजी ए पे काम कर रही है। अगले साल नई मशीनरी आ गई, वो टेक्नोलॉजी बी, एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और वो साल के 1.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो जो मशीनरी टेक्नोलॉजी ए यूज़ कर रही है वो आउटडेटेड हो गई, इसलिए उसकी अब वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर ज़्यादातर लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनकी फ़िज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम बात करें, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए। कोई भी कंपनी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स अगर बाय करती है, फॉर एग्जांपल एप्पल ने अपना लोगो पेटेंट करवाया हुआ है, तो किसी भी लिमिटेड पीरियड के लिए उसने अपना एसेट को पेटेंट करवाया हुआ होगा। वो पीरियड जैसी जैसी ख़त्म होता जाएगा, उस उसकी वैल्यू जो है, पेटेंट की वैल्यू जो है या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। इसको हम नॉन इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को कम होने को हम डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि अमोर्टाइजेशन कहते हैं। चौथी चीज़ आ जाती है डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या है?
कंजप्शन ऑफ एसिड, एग्जाम्पल उसका नेचुरल रिसोर्स या उस एसिड से मिलने वाला फर्दर कोई एसिड है उसमें कमी आती जा रही है, तो ओवरऑल उस एसिड की वैल्यू में कमी आएगी। जैसे कि आपने कोई फर्टाइल लैंड ली, वो 100% फर्टाइल है अभी, और उसकी वैल्यू है 100 मिलियन की, सही। अब उसकी, सॉरी, 100 मिलियन की वैल्यू कब है उसकी, जब उसकी फर्टिलिटी कितनी है 100%। लेकिन जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, एक्सक्यूज मी, जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू भी उसी तरीके से कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 100 मिलियन की नहीं रहेगी बल्कि उससे डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या चीज़ हुई कि ओवरऑल एसिड की एक बड़े एसिड की में से जो आप दूसरी एसिड या दूसरी रिसोर्सेज हासिल कर रहे थे, वो जब कम होना शुरू हुई तो ओवरऑल एसिड की वैल्यू भी कम हो गई, क्योंकि उस एसिड की वैल्यू उन रिसोर्सेज की वजह से थी। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी हुई है ऑयल वेल्स की। किसी भी जगह आपने देखा है कि भाई ऑयल डिपॉजिट्स हैं, उस ऑयल डिपॉजिट्स में आपने ड्रिलिंग शुरू कर दी। अब ड्रिलिंग कर रहे हो आप, आहिस्ता आहिस्ता उन ऑयल वेल्स में ऑयल की कमी होती जा रही है। वो कमी होने की वजह से आज से 20 साल बाद जब आप वो एरिया सेल आउट करोगे तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी इस वक्त है, जो इस पोजीशन पे कि उसमें ऑयल डिपॉजिट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हो गए कॉजेज़। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि हमें जो पढ़ने हैं या जो हमारे एग्ज़ाम में एग्जामिन होंगे, एक ये और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक, बाकी आपको बता दी कि अगर इन केस कोई सवाल में एक आध मार्क का कोई सवाल पूछा जाता है पास पेपर या पेपर्स में एग्जामिन होता है तो आप लिख सको। इसके बाद हम देखेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड्स। डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। एक हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर हो गया रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा हो गया रीवैल्यूएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपकी जो एसिड की कॉस्ट होती है वो उसकी यूज़फुल लाइफ पे इवनली डिवाइड कर दी जाती है। उसमें माना यह जाता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो उस एसिड पे यूज़ करते हो कि उसमें कंपनी ये सोच रही होती है कि ये एसिड हमें जितने भी ये काम देगा वो इवनली एक ही तरीके के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हर साल प्रोवाइड करेगा। सही, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड चार्जेस कॉस्ट इवनली थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो पूरी उसके यूजफुल लाइफ पे इक्वली डिवाइड हुई हुई होती है। फिर डेप्रिसिएशन मेथड इज अप्रोप्रिएट वेयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एन एसिड आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इवनली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। उसमें आप ये पता नहीं लगा सकते कि किस एक साल में उसने ज़्यादा आपको फ़ायदा दिया या अगले साल में कम फ़ायदा दिया, या किस तरीके से वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंपनी में इनफ्लो करवा रहा है। सही, तो इसलिए कंपनी उसके जो टोटल कॉस्ट होती है उसकी पूरी लाइफ पे स्प्रेड आउट कर देती है इवनली। इसके 2 फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला, जी, पहला मेथड, पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है, आपको दी हुई है कॉस्ट, फिर आपको दी हुई है रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट में से आपने रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? ये है स्क्रैप वैल्यू, कि एक एसिड जब ख़त्म हो जाएगा आपकी नज़र में, या एसिड बेकार हो गया, हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो ये मार्केट में कितने का बिक सकता है, उसको आप कॉस्ट में से माइनस करोगे उस वैल्यू को और डिवाइड कर दोगे यूज़फुल लाइफ पे। यूज़फुल लाइफ कितनी भी हो सकती है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, कितनी भी हो सकती है। कॉस्ट आपको दी हुई है फॉर डॉलर में, रेजिडुअल वैल्यू भी आपको डॉलर में दी हुई है, और आपको यूज़फुल लाइफ जो दी हुई है या तो नंबर ऑफ़ ईयर्स में दी जाएगी या नंबर ऑफ़ मंथ्स में दी जाएगी। उसको फिर आप नंबर ऑफ़ ईयर्स में कन्वर्ट करके ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर दूसरा मेथड है, आपको यूज़फुल लाइफ नहीं दी जाएगी बल्कि आपको दिया जाएगा रेट। रेट यानी कि परसेंटेज, उसमें भी आपको कॉस्ट दी जाएगी डॉलर में
रेजिडुअल वैल्यू दी जाएगी डॉलर में और परसेंटेज में दी जाएगी आपको रेट। आप कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे, उस पर रेट अप्लाई कर दोगे, तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस के तरीके से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकल आएगा, या जो भी आपको सवाल में एग्जामिन किया जा रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है जिनका कंपनी ये पता नहीं लगा सकती कि उसने किस पर्टिकुलर ईयर में कितना इकोनॉमिक बेनिफिट या कितना बेनिफिट कंपनी को ला के दिया। सही, जैसे कि बिल्डिंग, कंपनी ने एक बिल्डिंग बनाई हुई है, वो बिल्डिंग एक्सपायर होगी या ख़त्म होगी 10 साल में। सही, यूज़फुल लाइफ कितनी हो गई? 10 साल। अब उस बिल्डिंग से आप ये नहीं पता लगा सकते कि पहले साल में ज़्यादा फ़ायदा आया या दूसरे साल में ज़्यादा फ़ायदा आया या तीसरे साल में ज़्यादा फ़ायदा आया, बल्कि देखा जाए तो हर साल इक्वल फ़ायदा हो रहा है। वही आप हर साल वही काम वहाँ पे जाके कर रहे हो, तो बिल्डिंग अपनी तरफ से तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। उसमें ना तो टेक्नोलॉजिकल कोई एडवांसमेंट आ रहा, कोई नई बिल्डिंग में आ रहा जो उसकी कैपेसिटी में कमी आ जाएगी, ना ही उसका वर्जन आउटडेट हो रहा। फिर फिक्चर एंड फिटिंग्स, जो भी आपकी कंपनी में फिक्चर एंड फिटिंग्स लगे हुए हैं, अगर आप बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें वायरिंग हुई हुई है, कोई भी चीज़ लगी हुई है आपकी, आपके हैवॉक सिस्टम लगा हुआ है, आपके लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको इवनली हर साल सेम ही फ़ायदा पहुंचा रही हैं, ना किसी साल कम ना किसी साल ज़्यादा। तो इस पर भी हम कौन सा मेथड लगा रहे होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर फर्नीचर, एक सोफ़ा पड़ा हुआ है कंपनी में, चेयर्स पड़ी हुई हैं, अब किसी दिन बैठ के उस पर ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, किसी दिन बैठ के उस पर कम फ़ायदा मिल रहा है, इस तरीके से नहीं होता, बल्कि वो भी फर्नीचर्स भी आपका जो होता है वो हर साल इवनली फ़ायदा पहुंचा रहा होता है कंपनी को। इसी वजह से उस पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड हम अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या कह रही है कि एक फिक्स एसेट है जिसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है? 5 साल। कब परचेज किया? जुलाई 2004 में। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है? 5,000। वेयर एज इट्स रेजिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 500। दोनों चीज़ें देखें डॉलर में दी हुई हैं और ये दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर्स पे। सवाल क्या कर रहा है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर्स एंडिंग 30 जून 2005 एंड 30 जून 2007। यानी कि हमें अगर हम बनाएं इसको, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। पहला ईयर कब ख़त्म हो रहा है आपका? जून 2005 पे, जून 2006 पे, 2007 पे, 2008 पे, 2009 पे। उनसे पूछा सवाल किसका क्या है? इसका और इसका। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अप्लाई करने का या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला था? आपने देखा 5000, यानी कि कॉस्ट आ गई, माइनस 500 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेट करें कितना हो गया? 4500 डिवाइड बाय 5। जी, तो 4000 डिवाइड बाय 500, 4500 डिवाइड बाय 500, क्या आया आपके पास आंसर? 900। ये 900 की फिगर, ये 900, ये भी दूसरे साल का है 900, तीसरे साल का भी 900, चौथे साल का भी 900 और पाँचवें साल का भी 900। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30 जून 2005 का क्या लिखोगे आप? 900। और 30 जून 2007 का भी क्या लिखोगे आप? $900। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर साल 900 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो क्या हुआ कि जो भी एसेट था आपका फिक्स एसेट, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल नहीं लेते, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स थी, वो आपकी हर साल 900 की वैल्यू से डेप्रिशिएट हो रही हैं, यानी कि उसकी एसेट की टोटल वैल्यू जो है $900 से कम हो रही है हर साल। ये हो गई आपकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो एग्जामिन किस तरीके से एग्जामिन हुआ ये हम देखते हैं एंड
फिर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो उस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन में होता है। स्ट्रेट लाइन का तरीक़ाकार अलग है, उसमें हर साल एक ही वैल्यू आ रही होती है, जबकि रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन की हर साल चेंज वैल्यू आती है। वो चेंज वैल्यू किस तरीके से आती है उस पर हम नज़र डालते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पे हम बात करते हैं। The reducing balance method of depreciation results in declining depreciation expenses with each accounting period. In other words, more depreciation is charged at the beginning of asset's lifetime and less is charged towards the end. यानी कि अगर एक एसेट आपने ख़रीदा 5 साल के लिए, सही, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 4 हो गया और ईयर 5 हो गया। जहाँ ईयर 1 में जो डेप्रिसिएशन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ईयर 2 का डेप्रिसिएशन। इसको हम x2 x5 कह देते हैं और इसको हम x1 कह देते हैं। ये डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होगी, ये डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा होगी, यानी कि पहले सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन और आखिरी साल में कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से इन अदर वर्ड्स मोर डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द बिगनिंग ऑफ एसेट्स लाइफ टाइम एंड लेस इज चार्ज टुवर्ड द एंड। डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगा रहे थे, वो थी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, उस पर हम डेप्रिसिएशन फैक्टर लगा रहे थे। जबकि इस पर क्या करते हैं, हम नेट बुक वैल्यू लेते हैं। नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड है, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस पर हम रेट लगाएंगे, जो भी आपको रेट दिया हुआ होगा परसेंटेज पे। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, फिर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम द करंट बुक वैल्यू टू कैलकुलेट द रिमेनिंग बुक वैल्यू। द above mentioned two steps are to be repeated every year till the asset is in use. In the final year for which the asset will be used, you should subtract the residual value from the current book value. The resulting amount should be treated as expense. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईच ईयर कंबाइंड। जिस साल का भी आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की के तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल रहे होगे, उस साल से पहले तक का जितना भी डेप्रिसिएशन होगा हर साल का, वो आप कंबाइन करोगे, उसकी लास्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू में से माइनस करोगे, या तो उसकी कॉस्ट में से टोटल माइनस करोगे, या लास्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू में से लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट में से आप माइनस कर रहे हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरे साल का, उस वक्त तक का डेप्रिसिएशन जिस साल आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, वो माइनस करोगे किस में से, उसकी इनिशियल कॉस्ट में से, और उस वैल्यू पे आप रेट अप्लाई कर दोगे तो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा रिड्यूसिंग एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इन द फाइनल ईयर asset will be used and should subtract the residual value from the current। अगर आखिरी साल इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि उसकी नेट बुक वैल्यू ही बहुत कम बची है कि अब उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे, तो करंट बुक वैल्यू में से उसकी आप रेजिडुअल वैल्यू जितनी भी है वो माइनस कर दोगे, और जो अमाउंट आएगी वो आपका डेप्रिसिएशन बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात आपको। ये डेप्रिसिएशन मेथड किन किन एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है इसको देख लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन बेसिकली ये मेथड एप्लीकेबल होता है उन एसेट्स पे जो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से अपनी लाइफ ज़्यादा तेज़ी से खो रहे हों। शुरू के अर्थ में जल्दी उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, आखिरी के ईयर में कम होगी। ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्जांपल दी आपको, मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप्स हो गए, मोटर व्हीकल्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गई। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने फर्स्ट
फ्यू ईयर्स में अपनी जो वैल्यू है वो बड़ी तेज़ी से गिराती हैं। आप मोबाइल लेकर आओगे, अभी लेकर आओगे, आपने पैकिंग खोली उसकी, यूज़ करना शुरू किया उसकी, ठग रुपीस में बात कर लेते हैं, 10,000 रुपये गिर गए। सही, जिस तरीके से आप यूज़ करते रहोगे उसकी वैल्यू गिरती रहेगी। मोटर व्हीकल में भी ऐसे ही हो रहा होता है, आप चीज़ लेकर आते हो उसकी, जब तक वो 0 मीटर है उसकी वैल्यू हाई है, आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, उसकी वैल्यू जल्द से जल्द गिरती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि मोटर व्हीकल आप अगर पुरानी लोगे तो वो उतनी अपनी जो रीसेल वैल्यू है वो नहीं तोड़ेगी, उसका जो डेप्रिसिएशन होता है पुरानी चीज़ का फिर वो कम हो जाता है। अब इसका हम तरीक़ेकार देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं। अ कंपनी बायज अ वैन for 15,000, it is estimated that the van is likely to lose 40% of its value each year. Calculate the first 3 years depreciation reducing using the reducing balance method. Year 1, Year 2, Year 3, 3 साल का हमसे पूछा गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? Year 1 का आप कैलकुलेट करो 15,000। अभी आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है पहले का, 0 मल्टीप्लाई बाय 40%। क्या वैल्यू आ गई? 6,000। यानी कि एयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 6,000। अब जब आप एयर 2 में आएंगे, एयर 2 में अभी इसकी करंट बुक वैल्यू कितनी है? 15,000। उसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक का माइनस करोगे 6,000, फिर उस पर आप रेट अप्लाई करोगे 40%। तो रेट तो सेम है। सही, तो 15,000 माइनस 6,000 क्या हुआ? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना हो गया? 3,600। अब तक का डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है? 6, 7, 8, 9, 9,600। फिर एयर 3 में आएंगे आप, एयर 2 का कितना हो गया? 9,000, 3,600। एयर 3 में आएंगे तो उस वक्त आपकी कॉस्ट कितनी है? 15,000। इसमें से आप माइनस कितना करेंगे अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन एयर 1 एयर 2 का मिला के? 9,600, और उस पर आप रेट अप्लाई कर दोगे 40% का। जी, 15,000 माइनस 9,600 कितना हो गया? डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखी, ये हो गया आपका 5,400। इस पर आपने रेट अप्लाई किया 40% का, तो कितना आ गया आपके पास? 2160। 2160। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल गुजरते आ रहे हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होती जा रही है। यही हमने अभी पढ़ा था। चलिए, अगला मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड का। ये रिवैल्यूएशन मेथड बड़ा ही ईजी है। वो क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ एसेट जो साल के स्टार्ट में होगी, साल के दौरान आपने जितना भी एसेट बाय किए हैं वो ऐड हो जाएंगे उसमें, जितने भी एसेट्स सेल किए हैं वो लेस हो जाएंगे उसमें से, और जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट यानी कि क्लोजिंग वैल्यू जो आ रही है वो भी उसमें से लेस हो जाएगी। क्या बना? ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग वैल्यू प्लस एडिशंस लेस डिस्पोजल्स, और उसमें से आप माइनस कर दोगे क्लोजिंग वैल्यू किसी भी एसेट की। आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो आपकी क्या होगी? डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। सही, ये किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है?
ये उन चीज़ों में बेसिकली यूज़ किया जाता है जिनको आप पर्टिकुलरली अलग से क्वान्टिफाई नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। कैसे? जैसे लूज टूल्स हैं, लूज टूल्स का एक अलग स्क्रू ड्राइवर आप वैल्यू करोगे एज अ फिक्स एसेट? नहीं। हैमर करोगे? नहीं। लेबोरेटरी के आइटम्स जो हैं, आप बीकर हो गया, या आप एज अ सेपरेट नॉन करंट एसेट वैल्यू करोगे? नहीं। क्रॉकरी आइटम्स में हो गई, प्लेट्स हो गई आपकी, फ्राई पैन्स हो गए आपके, सही। क्या ये करोगे? कभी नहीं करोगे एज अ सिंगल नॉन करंट एसेट, अलग से तो नहीं करोगे। तो इनको आप कंबाइन करके एक वैल्यू, एक मॉनेटरी वैल्यू, बड़ी वैल्यू बन जाती है। फिर उसको आप अपने उसमें बैलेंस शीट में शो करते हो एज अ नॉन करंट एसेट। फिर उसमें आप फॉर एग्जांपल 50 प्लेट्स लाए थे जो कि बननी थी 500 रुपये की, सही। फिर आपने 100 रुपये की प्लेट्स और ख़रीदी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। डिस्पोज़ल कितने का हो गया? या डिस्पोज़ल अगर आप ना कहें तो टूट कितनी गई? उसमें डिस्पोज़ल का छोड़ दो, नहीं आएगा क्योंकि उसमें आप प्लेट्स बेच नहीं रहे होते। फिर क्लोजिंग वैल्यू उसकी कितनी बची? 400। तो 500 प्लस 100 600 माइनस 400 कितने? 200 की जो आइटम्स हैं या तो टूट गए, या उनको कुछ हो गया, नहीं मिल रहे, गुम गए, ये आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपनिंग कितना हो गया इसका? इसका ओपनिंग हो गया 10,000। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस परचेज यानी कि एडिशन, एडिशन कितने हो गए इसकी? 8,000। डूज टू एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कितना हो गया इसका? ये ऐड हो रहा है और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 14,000। तो 10 प्लस 18, 18,000 माइनस 14,000 यानी कि 4,000 का डेप्रिसिएशन हो गया फॉर द ईयर। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, और आपके एग्जामिनर क्वेश्चन में, एग्जाम्स के क्वेश्चन में किस किस तरीके से पॉलिसीज़ अप्लाई करने को कहा जा सकता है। उसकी दो पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हमारे पास पेपर्स में एग्जामिन हो रही होती हैं। पॉलिसी नंबर 1, चार्ज फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ एसेट बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। फॉर एग्जाम्पल 2004 में आपने जनवरी में एसेट ख़रीदा, सही। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जनवरी टू दिसंबर आपका अगर अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है तो इसमें फुल ईयर डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आपने 2004 में एसेट ए की बात हो रही है, ये एसेट बी की बात हो रही है, इसका आपका जो ईयर है वो जैन टू दिसंबर है, दोनों में एप्लीकेबल है। 2008 की बात हो रही है, 2008 में आपने जुलाई में ख़रीदा, सही, कोई भी एसेट आपने परचेज़ किया। तो इस पॉलिसी के तहत, पहली वाली पॉलिसी के तहत, आप उसका फुल ईयर डेप्रिसिएशन ही चार्ज करोगे इन द ईयर ऑफ परचेज, सही। भले ही आपने दूसरा जो एसेट है वो नवंबर में 2010 में सोल्ड आउट कर दिया होगा, 11 महीने यूज़ किया, आप उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। जबकि इस वाली पॉलिसी में चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्रो रेटा या टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, यूज़ व्हेन रिक्वायर्ड और व्हेन डेट्स आर गिवन। इसमें क्या करोगे? अगर आपने फॉर एग्जांपल एसेट बी की बात करते हैं, जुलाई में परचेज़ किया, जुलाई की परचेज़ है, तो दिसंबर तक कितना टाइम हो गया उसको? जुलाई टू दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ्स, 6 मंथ। अब आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो फॉर द ईयर होगा,
फिर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स यूटिलाइजेशन हुई है, डिवाइड बाई 12 मंथ्स। इस तरीके से आप इसको प्रोपोर्शन बेसिस पे डिवाइड कर दोगे उस ईयर में जिस साल में उसने एसिड जितनी भी टाइम के लिए यूज़ किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाली पॉलिसी अप्लाई करनी है या नीचे वाली पॉलिसी अप्लाई करनी है? अगर तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है तो आप वो पॉलिसी अप्लाई करोगे। क्वेश्चन ने कह दिया भाई फुल इन द ईयर ऑफ परचेज वाली पॉलिसी, आप वो अप्लाई करोगे। क्वेश्चन ने करनी है भाई प्रो रेटा बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, आप ये अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप इस तरीके का कुछ नहीं लिखा हुआ और एसिड की कोई परचेज डेट आपको क्वेश्चन में नहीं मिल रही, तो क्या यूज़ करोगे आप? फुल इन द ईयर ऑफ परचेज बट डन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन अगर आपको उस तरीके की कोई डेट मिल रही है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जैन में दिया है, वो कह रहे हैं कि फेब में परचेज किया है, तो आप यूज़ करोगे टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। ये एक टेक्निक है जो कि बच्चे अक्सर यूज़ नहीं कर रहे होते और उसकी वजह से एग्ज़ाम में मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल उन्होंने डेट दी हुई थी सही, उन्होंने ऊपर वाला यूज़ कर दिया तो प्रोरेट नहीं किया, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। चलें, अब थ्योरी और प्रैक्टिकल की बातें बहुत हो गई, अब हम देखते हैं कि एग्जामिन किस तरीके से हुआ है। बल्कि उससे पहले हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस काम इसकी एंट्री, डबल एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस की नेचर होती है जब वो बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब वो कम होता है तो क्रेडिट होता है। प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट होता कहलाता है? बेसिकली कहलाता है कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट, क्योंकि ये आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू को बैलेंस शीट में जाके कम करता है। सही, ये आपको एंट्री भी बनाने को आ सकती है कि कोई आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपसे कैलकुलेट करवाया और आपसे कहा कि ईयर 1 की एंट्री आप बना के दे दें, 1 मार्क की या 2 मार्क्स की, तो आपको आनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट टी अकाउंट्स पे कैसे पड़ता है। ये आपका अकाउंट आ गया एसेट का अकाउंट, या आ गया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, यानी कि कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट। एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस आता है वो डेबिट साइड पे आता है। एसेट अगर कम होगा तो क्रेडिट साइड पे उसकी एंट्री हिट हो रही होगी। अगर कोई एडिशन हुआ यानी कि एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। अब इस तरीके से आपका अकाउंट क्लोज होके आपकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आ जाएगी। जबकि डिस्पोजल, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है तो उसकी सारी एंट्रीज एसिड से रेसिप्रोकेट होती हैं, यानी कि उल्टी होती हैं। इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है पिछले साल से आएगा कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे। कोई एसेट डिस्पोज हुआ, एसेट यहाँ से कम हो जाएगा और उसका डेप्रिसिएशन भी यहाँ से कम हो जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में एसेट चार्ज कर रहे हैं, यानी कि एसेट चार्ज कर रहे हैं, बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं। सही, जो एंट्री आपने पीछे बनाई थी क्या? एसेट डेबिट, तो हमने एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये एंट्री यहाँ पर आके हिट हो रही होती है। सही, फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट्स पे क्या असर पड़ रहा होता है डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अगर आपके से सवाल में पूछा जाए कि आप इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बना दो या बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना दो, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है? सिर्फ वो चीज़ें दिखानी होती हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को आप लेके जा रहे होगे। सही, तो आपको इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना होगा, ना कि पूरा इनकम स्टेटमेंट। आप दिखाओगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ये आ रहे हैं, या कोई आपने एसेट सेल आउट किया है उस पर लॉस है या गेन है वो ये आ रहा है। ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट में आप क्या क्या चीज़ें ला रहे होते हो? कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है एसेट की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट बनती है एज एट, और ये बनता है फॉर द ईयर। अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन
आप किसी भी एसेट पे कैलकुलेट कर चुके होते हो वो एज एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में आ जाता है। ये बेसिकली छोटा सा एक्सट्रैक्ट था कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इस तरीके से बना दोगे। अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। अक्टूबर नवंबर 2019 में भी आया था रिसेंटली पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 2, और उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने लिया है जून 2015 का पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब सवाल में क्या पूछा गया है देखते हैं। रॉड्स फाइनेंशियल ईयर्स एंड ऑन 31st December January 2020 Rod will purchase a new delivery vehicle for the business। न्यू डिलीवरी व्हीकल यानी कि फिक्स एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। डिटेल्स आर एज बिलो। कॉस्ट आ गई आपके पास, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आ गई आपके पास, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि एंड में कोई भी चीज़ कितने की बिकेगी, तो एस्टिमेट होता है ये भी। Rod is undecided whether to charge depreciation on the new delivery vehicle by using the straight line method of diminishing or diminishing balance method. If he decided to use the diminishing balance method, this would be at a rate of 50%। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड की भी सारी चीज़ें मौजूद हैं और डिमिनिशिंग मेथड की भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या क्या? कॉस्ट, लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, और इसमें कॉस्ट और परसेंटेज। अब उसमें सवाल में हमसे पूछा गया है कि रॉड को हमें ये बताना है कैलकुलेट करके कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें या रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था क्या, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है नॉन करंट एसेट की, जो कि स्प्रेड आउट होती है ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सही, आपको 2 मार्क्स का सवाल है, 2 पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है और स्प्रेड आउट होती है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे। पार्ट बी हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन which would be charged on the new delivery vehicle for each of the years 2020, 2021, 2022 using straight line method and diminishing method। Insert your answer टेबल हमें प्रोवाइड की जाती है, उसमें हम आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं हम कि ख़रीदी कब गई है, जनवरी 2020 पे। फिर इसका पार्ट सी है कि एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर एंड में पूछ रहे हैं कि रॉड हैज़ एडवाइज्ड बाय अ फ्रेंड दैट ही कुड यूज़ द रिवैल्यूएशन मेथड टू डेप्रिशिएट द डिलीवरी व्हीकल। उसमें सवाल पूछ रहे हैं पार्ट ई, एक्सप्लेन हाउ द एनुअल डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द, यानी कि इसमें हमसे पूछा जा रहा है मेथड जो कि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। चलिए इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, आपको जो टेबल दी हुई है उसमें आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे हुई इसकी, इस पर बात कर लेते हैं। देखें स्ट्रेट लाइन में कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप, आपके पास फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट आपके पास दी हुई है 12,000, उसको में से आपने माइनस कर दी उसकी रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड बाय 3 ईयर्स, तो आपके पास कितना आ गया 3,500। ये पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा। पर ईयर में 2020 में भी यही होगा 3,500, 21 में भी 3,500 और 2020 में भी 3,500। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ईयर 1 में आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आपको दिया हुआ है 50%, यानी कि कितना आ गया 6,000।
ईयर 2 में क्या होगा, 12,000 माइनस 6,000, ये आपकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 50%, कितना हो गया, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, 3,000। आ गया पर फिर ईयर 3 में क्या होगा, 6,000 3,000 कितना हुआ, 9,000, 12,000 माइनस 9,000, इसको आप 50% से रेट अप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाता है, 12,000 माइनस 9,000, ये हो गया आपके पास 3,000, इस पर आपने रेट अप्लाई किया 50% का, ये आ गया आपके पास 1,500। आपके पास तीनों एड्स का स्ट्रेट लाइन मेथड का भी आंसर आ गया और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का भी आंसर आ गया, सब 3,000 और इसका ड्रॉप डाउन हो रहा है। इसके बाद सवाल था कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, क्वेश्चन नंबर सी, मतलब पार्ट सी, एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। उसका एडवांटेज क्या होता है कि डिलीवरी व्हीकल से आप इवनली अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर रहे हो तो उसका जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो भी उसकी वैल्यू को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इवन यूजेज ईच ईयर देयरफॉर शुड चार्ट इक्वल डेप्रिसिएशन। आपको नहीं पता कि किस साल आपने मोटर व्हीकल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया और किस साल कम हासिल किया। फिर एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू डेप्रिशिएट डिलीवरी व्हीकल। इसमें क्या आप एडवांटेज लिख सकते हो कि अच्छा है आपकी जो बुक वैल्यू है इसकी मोटर व्हीकल की वो इन लाइन होगी, इन लाइन विद किसके, मार्केट वैल्यू के, क्योंकि मार्केट तो ये नहीं देखती कि आप किस तरीके से अपने एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, मार्केट तो डिमांड में सप्लाई पे चल रही है, और अगर उसकी मार्केट आप शुरू के सालों में उसको ज़्यादा डेप्रिशिएट करोगे तो ये अच्छा है और वो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज़्यादा चार्ज होगी और आपका एसेट मार्केट वैल्यू पे ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट वैल्यू पे आ जाएगा। देयरफॉर मोर एक्यूरेट प्रॉफिट्स ड्यू टू मोर एक्यूरेट डेप्रिसिएशन। सही। तो तीसरा आपसे सवाल पूछा गया था कि एक्सप्लेन हाउ द एनुअल डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिवैल्यूएशन मेथड एट दी, वही आपको डेप्रिसिएशन का मेथड पता है, क्या मेथड था, ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस डिस्पोजल्स माइनस क्लोजिंग, इसका आंसर एट द end of each year closing value of non current asset is compared with the opening value, the difference represents the depreciation of the year। किस चीज़ का है ये, रिवैल्यूएशन। ये आपका एक सवाल कंप्लीट हो गया है जो कि कौन सा था, मई नवंबर दिसंबर 2019। अब हम बात करते हैं मई जून 2015 की, ये भी पेपर 2 और क्वेश्चन 2 की बात हो रही है। आ जाता है, अच्छा, Atto Electrical had the following non-current assets on 31st March 2013, premises, motor vehicle, computers, ये सब आपको प्रोवाइड किया गया है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है। फिर Atto Electrical has following depreciation policy, premises are depreciated at the rate of 2%, इसका रेट दिया हुआ है, motor vehicles are depreciated 25%, computers are depreciated by revaluation method। सही है। A full year depreciation is charged on non-current assets at the end of financial year। ठीक है। There were no purchase of shares or non-current assets during the year 2014। ठीक है।
फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूसरी बात कर रहे हैं, द फॉलोइंग परचेजेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, पेमेंट्स आर मेड बाय चेक। ठीक है, ये सब हुई हैं क्या, एडिशंस हुई हैं। फिर कंप्यूटर्स वर वैल्यूड एज फॉलोज, कंप्यूटर की ओपनिंग और क्लोजिंग एक तरीके से हमें प्रोवाइड कर दी गई है। सबसे पहला सवाल, एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, ये आप ऊपर डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हो, वही डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। स्टेट वन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंप्यूटर, क्या कॉज हो सकती है, फिजिकल डिटोरेशन एक हो सकता है, या फिर आप उसमें बात कर लो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। एक पूछा है आपको, सभी एक बता दोगे। फिर आप आगे आ जाओ, कंप्लीट द टेबल शोइंग दी depreciation to be charged to the income statement for each of the years 31st March 2014 and 31st March 2015, दो ईयर्स की आपको चार्ज करनी है इसकी। ठीक है, फिर प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द ईयर्स एंडेड 31st मार्च एंड 31st मार्च 2014 एंड 15। सही है, इसमें आपको टी अकाउंट बनाने हैं, जिस तरीके से अभी हम पीछे देख कर आए थे कि टी अकाउंट में कहाँ कहाँ एसेट का, टी अकाउंट में कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स होती हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, इसकी बात करेंगे। अच्छा, ये आ गई आपकी डेफिनेशन, लोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट और इट्स यूजफुल लाइफ, और इसको आप एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कह सकते हो या फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी कह सकते हो। वही बात आ गई कि आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर की डिटोरेशन या डेप्रिसिएशन की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो गई, दूसरी वजह ये हो गई फिजिकल डिटोरेशन, वेयर एंड टेयर, कोई फिजिकल डैमेज की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डेप्रिसिएशन की। क्या है, प्रेमिसेस कितनी, 50,000 की कॉस्ट थी उसकी, डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है 2% पर ईयर। तो उसमें आप प्रेमिसेस का स्ट्रेट लाइन मेथड पे आप काम करोगे। नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्रेमिसेस 31 मार्च 2014, कॉस्ट कितनी थी 50,000, रेट कितना था 2%, कितना हो गया 1,000। ठीक है, फिर ईयर एंडेड 31 मई 2015, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत आपकी प्रीमिसेस इंक्रीज हुई थी कितने से, 30,000 से, यानी कि 30,000 से एडिशन हुआ था उसका, तो क्या बन गया आपका 50,000, ऐड हुआ कितना 30,000, इसकी अपडेटेड कॉस्ट कितनी हो गई 80,000। अब 80,000 पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2% कितना हो गया 1,600। ये किस वजह से हुआ, इस एडिशन की वजह से। क्लियर। अब बात करते हैं मोटर व्हीकल्स की। जी, मोटर व्हीकल्स कॉस्ट थी उसकी 16,000, लेकिन अब बुक वैल्यू कितनी है 12,000। हमसे क्या पूछा गया है कि एयर एंडेड 2014 पे उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बिल्कुल कर देते हैं। मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है बुक वैल्यू पे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। बुक वैल्यू अभी है उसकी 12,000, परसेंटेज उसकी है 25%, यह आ गया आपका कितना हो गया
12,000, 3,000 का डेप्रिसिएशन आ गया आपका। फिर एडिशन हुआ उसमें। अच्छा, इसमें जो एडिशन होता है वो बुक वैल्यू में ही होता है, बुक वैल्यू प्लस एडिशन। अभी करंट बुक वैल्यू कितनी है, 12,000 थी, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना गया, 3,000 का, और एडिशन कितने का हुआ उसमें, अगर हम देखें तो एडिशन हुआ है उसमें 9,000 का प्लस 9,000, ये कितना हो गया 18,000 दोनों मिला के। इस पे हम रेट लगा देंगे, इसकी हो गई न्यू बुक वैल्यू, कितनी हो गई इसकी 18,000, रेट कितना हो गया उसका 25%, और आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 4,500, 4,500। क्लियर। अब हम आखिरी पे बात कर लेते हैं किसकी, कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स में क्या चल रहा है भाई, कंप्यूटर्स की स्टार्ट में कॉस्ट थी 6,000, आर डेप्रिशिएटेड बाय, पॉलिसी क्या थी उसकी, रिवैल्यूएशन मेथड की पॉलिसी थी। तो रिवैल्यूएशन मेथड से हम अगर उसको कैलकुलेट करें तो पहले उसकी कॉस्ट थी 6,000, फिर उसकी, हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं कंप्यूटर्स का। एयर 1 के बाद हम एयर X1 की बात कर लेते हैं, उसकी ओपनिंग थी 6,000, तब के क्लोजिंग थी 4,200, तो उसका क्या बन गया 6,000 माइनस 4,200, 1,800 का डेप्रिसिएशन हो गया उसका। सही। फिर एयर X2 की बात करें तो उसकी जो ये क्लोजिंग थी ये ओपनिंग हो जाएगी 4,200, उसमें से लेस हो जाएगा, सबसे पहले एडिशन जो हुआ है उसमें ऐड हो जाएगा 3,200, लेस हो जाएगा उसका क्लोजिंग 6,000, उसकी क्या आपको वैल्यू आ जाएगी 4,200 प्लस 3,200 माइनस 6,000, वैल्यू आ गई 1,400। पहले ईयर क्या आ गई 1,800, दूसरे ईयर क्या आ गई 1,400, 1,800 फिर 1,400। ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट डी की, जिसमें क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर ईच ऑफ द ईयर्स एंडेड 31st March 2014 and 31st March 2015, बैलेंस अकाउंट्स बैलेंस दी अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन दी बैलेंसेस एज ऑन 1st April। अब जो भी साल का ओपनिंग होगा उस तक के आपको बैलेंस ऑफ अकाउंट्स लेकर आने हैं। सही। अब हम बात कर लेंगे, दो हमें अकाउंट दिए हुए हैं इसके, एक एसेट अकाउंट है ये, और इसको हम क्या कह रहे थे, कॉन्ट्रा एसेट। 2013 में क्या कॉस्ट थी इसकी आपकी मोटर व्हीकल की, अगर आप देखें थी 16,000। ठीक। फिर उसके बाद डेप्रिशिएट हुई, तो हम उसको अब देखते हैं क्या क्या अकाउंट्स में असर पड़ा। 2013 के स्टार्ट में उसकी 16,000 थी, 2014 के एंड तक उसकी 16,000 ही रही, कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। फिर जो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, यहाँ पर आके अगले साल की अप्रैल 2014 की ओपनिंग बन गई 2014 की, ये ओपनिंग आ गई 16,000, फिर उसमें एडिशन हुआ एक, एडिशन की एंट्री क्या बनती है, एसेट डेबिट, और अगर आपने बैंक से लिया है जैसे उसमें लिखा था चेक से लिया है, और बैंक क्रेडिट, ये एसेट जो डेबिट हो रहा है यहाँ पे आके ऐड हो जाता है 9,000। फिर उसकी क्लोजिंग क्या बन गई 25,000, और मार्च के बाद जो 2015 में आपके पास क्या ओपनिंग जाती है 25,000 की। फिर हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट की, जो कि है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको हम
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रा एसेट की नेचर रखता है, इसकी एसेट से बिल्कुल उलट एंट्रीज होती हैं। इसका ओपनिंग आ गया 4000 का, जो कि यहाँ पे आपको बआसानी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? एसेट था 16000 का, जबकि उसकी बुक वैल्यू अभी क्या शो हो रही है 12000, यानी कि कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा वो 4000 का। ठीक है, ये वो 4000 है जो कि आप एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन लेकर आओगे। सही, तो उस साल एक और डेप्रिसिएशन हुआ है 3000 का, जो भी हमने कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही, वो 3000 की अमाउंट यहाँ पर आ गई। सही, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलते हैं, यहाँ पर इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। 3000 की अमाउंट यहाँ पर आ गई, फिर ये दोनों ऐड हुए, बैलेंसिंग फिगर आ गई 7000 की। ये आपकी क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग से ओपनिंग क्या आ गई 7000। सही, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में एक और फिगर आ रही है 4500 की। 4500 की फिगर क्या है? ये वो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। सही, 4500 की हमने कैलकुलेट की, इसकी भी एंट्री वही बनेगी। यहाँ पे 4500 आ गए, 7000 प्लस 4500, आपकी बैलेंसिंग क्या हो गई 11500 की, जो कि अगले साल की क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग फिगर आ गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या चीज़ें देखी आज? हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से शुरू किया, फिर उसके कॉजेज़ पे गए, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, मेथड्स पे गए, किन किस्म के मेथड्स पढ़े हमने, किन किन पे एप्लीकेबल होते हैं, ये चीज़ देखी। फिर हमने देखा कि उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं डेप्रिसिएशन की, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नन इन द डिस्पोजल। फिर हमने उसको देखा कि दूसरी पॉलिसी होती है उसकी प्रो रेट। फिर हमने देखा उसकी एंट्री क्या बनती है। फिर हम गए कि उसका टी अकाउंट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं। एक हमने एक्सट्रैक्ट पे बात की कि इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन की फ़िगर्स कहाँ पे आती हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फ़िगर्स कहाँ पर आती हैं। फिर हमने पास पेपर्स के 2 क्वेश्चंस देखे, नवंबर 2019 के और जून 2015 के। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।